जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने भारतीय राज व्यवस्था की जो श्रृंखला चला रखी है उसमें अब तक हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्रस्तावना और अनुसूची 1 से लेकर 6 तक। आज आगे जो अनुसूचियाँ बची है हमारी 7 से लेकर 12 तक, उनका हम अध्ययन करेंगे और आप बड़ी बारीकी से इनको समझिए। ये बिल्कुल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक टॉपिक को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं 7वीं अनुसूची। अब तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे संविधान मौलिक संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, जिनमें से हमने 6 अनुसूचियों का है वो अध्ययन कर लिया है। अब पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची देखो 7, आपने एक सत्ते पे सत्ता फिल्म देखी होगी। सत्ते पे सत्ता का मतलब क्या है, यानी क्या होती है, यूनिटी में क्या होती है, ताकत होती है। तो 7 से याद रखना, शक्ति, यानी 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वर्णन किया गया है। किसकी शक्तियों का वर्णन, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये चीज अच्छे से जानी थी, क्योंकि भारत है वो राज्यों का संघ है, अर्थात इसमें अनेक प्रकार के राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें आपस में किसी प्रकार का टकराव उत्पन्न न हो, इसलिए उनके कामों का बंटवारा कर दिया गया, यानी उनको कौन कौन से काम करने, इस तरीके से उनकी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। तो ध्यान रखना, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। नंबर 2, इस 7वीं अनुसूची के तहत ही सभी सरकारें हैं वो शुल्क और कर लगाती है। वर्तमान में GST लागू हो रखा है। तो ध्यान रखना, सरकारों द्वारा ही किस अनुसूची के द्वारा शुल्क व कर लगाए जाते हैं, तो ध्यान रहे 7वीं अनुसूची के द्वारा। 7वीं अनुसूची में कितनी शक्तियां हैं, 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान रहे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किस तरीके से, हमारे संघीय प्रदेश है, इस तरीके से याद रखना है इसको, ठीक है। संघ का मतलब यहाँ केंद्र सरकार से है, राज्य सूची का मतलब राज्य सरकार से, समवर्ती का मतलब दोनों में समान तरीके से बांटी हुई शक्तियां, यानी उन विषयों का उल्लेख है इनमें। तो सबसे पहले संघ सूची। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उनमें हमेशा एक रूपता पाई जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। एक रूपता का मतलब है कि उनकी शक्तियों, उनका जो डिसीजन है वो सभी पर, संपूर्ण भारतवर्ष पर एक साथ लागू होता है, यानी एकात्मकता का भाव यहाँ हमारे दृष्टिगोचर होता है। संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है, यानी संसद का होता है। संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं, 100। याद रखना, प्रश्न जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए उसी तरीके से आंसर देना। यदि प्रश्न सीधा आए कि संघ सूची में कितने विषय हैं, और ऑप्शन में यदि 100 हो तो उत्तर यही करना है। और यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तब आपको कितने करने हैं, 97 विषय करने हैं। अब इसमें जो मुख्य विषय है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से संघ सूची का विषय नहीं है, या संघ सूची का विषय कौन सा है। तो देखो, संघ सूची यानी केंद्र सरकार जिन पे बनाती है। अभी जैसे नोटबंदी हुई, अब नोटबंदी राज्य सरकार तो कर नहीं सकती, कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो नोटबंदी किससे संबंधित है, नोट है वो राज्य केंद्र सरकार से संबंधित, यानी संघ सूची से का विषय है वो। जैसे रेल है, इतना बड़ा रेलवे डिपार्टमेंट है, रेल आ गया। कोई युद्ध हो जाए तो युद्ध भी उसी का विषय है। रक्षा है, ठीक है, इस तरीके के विषय। लेकिन रेल है, लेकिन रेलवे पुलिस वो राज्य सूची का विषय है। वो प्रत्येक राज्य अपने अपने हिसाब से उनका चयन करते हैं, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट वो सबसे बड़ा है। विदेशी मामले जितने हैं, परमाणु शक्ति जितनी है, बैंक हैं, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकती है। फिर भी मैंने मेन यहाँ लिखे हैं, रेल, डाक, युद्ध, रक्षा, सेना, जनगणना। जिस तरीके से प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना करवाई जाती है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन इस कोरोना ने काफी जनसंख्या है वो कम कर दी है। जनगणना, संचार, दिल्ली पुलिस। ध्यान रखना, पुलिस पूछा जाए तो राज्य सूची का विषय, लेकिन दिल्ली पुलिस है वो किसका विषय है, केंद्र सरकार का। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच में क्या है, टकराव की स्थिति रहती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। परमाणु और विदेशी मामले, ये सारे किसके विषय हैं, संघ सरकार के विषय, यानी संघ सूची के विषय हैं। नंबर 2, राज्य सूची। राज्य सूची के जितने भी विषय उनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। यदि राष्ट्रहित का कोई महत्व का विषय है, तो उन पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, अगर उन पे कानून राष्ट्रहित का महत्व होगा तो उनके कानून बनाएगा संघ सरकार, और संघ सरकार जब उस पर कानून बनाती है तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून स्वतः ही निरस्त हो जाता है। मूल संविधान में इसमें
66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। ध्यान रहे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय हैं राज्य सूची के, वो समवर्ती सूची में चले गए। अभी उसका हम अध्ययन करेंगे। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? देखो पुलिस आती है, मैंने बताया, लेकिन दिल्ली पुलिस किस में आती है? संघ सूची में। आरपीएफ रेलवे आता है संघ सरकार में, संघ सूची में, और आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स आती है राज्य सूची में। जेल है, स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज या नगरीय व्यवस्था, कृषि, जन स्वास्थ्य सेवाएं आदि जेल, वो भी इसी में आती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब आती है समवर्ती सूची, समनिस बराबर, यानी वे विषय जो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को बराबर बराबर बांटा गया है, परंतु राष्ट्रहित का यदि महत्व हो जाता है तो उन पे कानून बनने का अधिकार केवल किसको है? संघ सरकार को, यानी संसद को। आप यहाँ संसद को दिमाग में रखना है, यानी वो संघ सूची में कन्वर्ट हो जाता है और राज्य सरकार का वहां जो कानून है वो स्वतः निरस्त हो जाता है। तो समवर्ती सूची का विषय किस लिए लाया गया? इसलिए लाया गया क्योंकि जिस तरीके से प्रत्येक राज्य अपनी अपनी शिक्षा नीति चलाते हैं, जैसे आरबीएसई है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई, तो इसलिए ये सबको अधिकार दिया गया, समवर्ती सूची में विषय शामिल कर लिए गए कि राज्य अपने हिसाब से अपने बोर्ड की एजुकेशन दे सकता है या सीबीएसई की चाहे तो सीबीएसई की शिक्षा दे सकता है। तो इसलिए समवर्ती सूची में वे विषय शामिल किए गए जो सब पे लागू होते हैं। यदि राष्ट्रहित का महत्व विषय होगा तो वो संसद उस पर कानून बनाएगी। इसमें मूल संविधान में कितने विषय थे? 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। ये 5 विषय राज्य सूची के हैं जो इसमें आए थे। कौन कौन से आए थे? देखो याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 सबसे इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन ही है। इसे मिनी संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें शामिल किए गए थे शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतोल और न्याय प्रशासन। याद रखना, ये मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं जो शामिल किए गए थे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। शिवमान, शिवमान, सी से शिक्षा, वैसे वन, और वैसे ही वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। मां से क्या याद करोगे? मापतोल, और एन से याद करोगे न्याय प्रशासन। ये सारे समवर्ती सूची के विषय हैं। अब एक मैंने लिखा अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में है। हमारे विधि निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं को इस चीज का पहले ही पूर्व आभास था कि हमने जो 3 सूचियां बांटी हैं, इन सूचियों में हमने काफी विषय वो सम्मिलित कर लिए हैं। आप जब अनुसूचियों का पूरे डीपली अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक विषय दिया गया है उसमें, लेकिन हमने अपनी परीक्षा की दृष्टि से मैंने बोर्ड पे इनको लिखा है। तो उनको ये पता था कि भविष्य में ऐसी बहुत से विषय आएंगे जिनको इस समय जरूरत नहीं है। जब संविधान लागू हुआ था, संविधान बन रहा था, उस समय वो समस्याएं नहीं थी, लेकिन उन्हें इस चीज का आभास था, इसलिए उन्होंने अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया जिनका जिक्र इन तीनों अनुसूचियों में नहीं है। वो शामिल की गई अवशिष्ट शक्तियां, यानी अवशिष्ट सूची में वो शामिल किए गए। जैसे इंटरनेट उस समय में नहीं थे, और इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। इस चीज का ध्यान रखें। ये संविधान के अनुच्छेद 248। जैसे अभी हाल ही में हमने चाइना की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ऐप हैं, वो मोबाइल से डिलीट कर दी, तो इसका निर्णय किसने दिया? केंद्र सरकार ने, यानी संसद का उस प्रस्ताव था। तो इस तरीके के जो विषय थे वो किस में आते हैं? अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। मेरे ख्याल से 7वीं अनुसूची है वो आपको क्लियर होगी। 7 यानी सत्ते पे सत्ता, यानी शक्तियों का बंटवारा। से याद रखना, शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार की अनुसूचियां होती है। नंबर 8, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर विद्यार्थी को इस चीज का ध्यान रखा है यदि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वो 8वीं अनुसूची ये है। ठीक है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। पहले के आपने लेखक और विद्वान देखे होंगे, उनको बहुत सी भाषाएं आती, तो इसको कैसे याद करोगे? मुझे 8 भाषाएं आती हैं, मुझे 8 भाषाएं आती हैं, इस तरीके से इसको याद करना है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यानी वे भाषा मान्य संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। याद रखें, संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी थी? 14। और वर्तमान में कितनी है? 22। कैसे याद रहोगे? मूल संविधान में 14 थी,
और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। 14 में 8 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 22। इस तरीके से आपको याद रखना है। यानी 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब वो 8 भाषाएं कब कब शामिल की गई उनको आप स्पेशली याद रखें। नंबर 2, यदि ये पूछा जाए 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो 4 बार। ध्यान रहे, अब तक इसमें 4 बार संशोधन हो चुका है। ये प्रश्न आ भी चुका है परीक्षा में। तो सबसे पहला संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। याद रहे इसी तरीके से 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया था। तो कितने हुई? 14 1 15। याद रहे 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21 के बाद 71 71वें संविधान यानी दूसरा संविधान संशोधन हो गया। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नमक के द्वारा। नमक सूत्र याद रखना, ठीक है। नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। यानी ये 3 भाषाएं किस संविधान के द्वारा जोड़ी गई? संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको शामिल किया गया। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन। देखो 21 और 71 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 92 होते हैं। यानी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। BDMS याद रखना, ठीक है। भगवान दास मेडिकल स्कूल, BDMS, ठीक है। इस तरीके से याद रखना BDMS, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो बोडो। देखो दो से डोगरी, मैथिली, संथाली, दोनों में थाली। इस साल आपने बहुत थालियां बजाई होंगी कोरोना को लेके। हमारे PM ने थालियां बजवाई थी, तो याद रखना थाली थाली थाली। देखो थिल्ली और थाली थाली, इस तरीके से याद हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। इस तरीके से 4 4 8 कितनी हो गई? 14 और 8 22 भाषाएं। 96वां संविधान संशोधन, ये देखो चौथा है। मैंने कितने संविधान संशोधन बताए? 4। तो चौथा संविधान संशोधन 96वां संविधान संशोधन। चौथा है तो 92 में 4 जोड़ेंगे 96 हो जाएंगे। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, जिसमें संविधान में उल्लेखित 8वीं अनुसूची में उल्लेखित उड़िया शब्द को बदलकर क्या बना दिया गया? ओडिया बना दिया गया। ध्यान रखना, ठीक है। पूछा जाए 96वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की किस अनुसूची की भाषा का नाम परिवर्तित किया गया, तो वो नाम परिवर्तित हुआ था उड़िया का, और बदल के क्या कर दिया गया है? ओडिया कर दिया गया है। इस तरीके से 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं वर्तमान में हैं। साथ में ये भी ध्यान रहे अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी जो भाषाएं हैं उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया, जबकि आप आज के समय में अंग्रेजी खाते और पीते हैं, लेकिन उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अभी मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। ध्यान रहे, परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से संविधान के 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है। ये तीनों मैंने इसीलिए लिखे हैं क्यों ये पूछे गए थे। 3 तो संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी, इनमें से कोई एक दे रखी थी और हम जल्दबाजी में वो कर देते हैं, तो उसको आप बड़े सरल तरीके से याद कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ABCD लिखी है। 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, देखो A असमिया, B में 2 लिखा है बंगाली और बोडो। D का मतलब देखो बोडो, याद रखना असमिया, बंगाली और बोडो। बोडो से क्या बन गया? डो से डोगरी, ठीक है। D से डोगरी, अब डोगरी गुजर जाएगी तो G से गुजराती, अब गुजर गई तो क्या? हिंदी करना। H का मतलब हिंदी, अब हिंदी करोगे तो क्या करना चाहिए? क्या कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी सीखोगे? K3 यानी कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी। M4 का मतलब मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली। N नेपाली, एक विदेशी भाषा शामिल अपने नेपाली, जिसको किस में शामिल किया गया था? 71वें संविधान संशोधन के दौरान हमने नमक सूत्र से याद किया था नेपाली। O से ओडिया, नहीं कि उड़िया। P से पंजाबी, S3 से संस्कृत, सिंधी और संथाली, और T2 से तमिल और तेलुगु। इस तरीके से 22 भाषाएं हैं। मैंने इनको आपको याद करने का सूत्र भी बना रखा है, इधर याद रखना। इसको मैंने एक एक क्रम से लिखे हैं ताकि आप समझ सको। आप इसी तरीके से लिखे फॉर्मूला भी लिख सकते हो। पोस्टमैन बिजी है डाक देने में, याद रह जाएगा। पोस्टमैन बिजी है डाक देने में, इसको DAN के पढ़ना है।
डीके है लेकिन पढ़ना डाक है। पोस्टमैन क्या बांटता है? डाक बांटता है। तो पोस्टमैन बिजी है डाक देने में, याद रह जाएगा। पी से पंजाबी, ओ से ओडिया, एस से संस्कृत, सिंधी, संताली, टी से तमिल, तेलुगु, एम से मराठी है, मलयालम है, मैथिली है, ठीक है, या आ गए, और मणिपुरी है। ए से असमिया, एन से नेपाली, बी से बंगाली और बोडो, जी से गुजराती, एच से हिंदी, डी से डोगरी, के से कन्नड़ और क्या है कोंकणी और कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी और कश्मीरी। इस तरीके से ये फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। ये 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाएं के बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ आपको नोट में एक चीज और याद रखनी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके साथ में लिखा है, वो है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा की जो शुरुआत है वो 2004 से की गई थी। शास्त्रीय भाषा में उन्हीं भाषाओं को शामिल किया जा सकता है, इसका एक पैरामीटर है, उन्हीं भाषाओं को शामिल किया जा सकता है जिनके जो प्राचीन, जो क्या हो, प्राचीन हो, यानी 1500 ईसा पूर्व से, 1500 से 2000 ईसा पूर्व से प्राचीन हो, वे भाषाएं जिनका अपना मौलिक साहित्य हो और वो साहित्य आधुनिकता से थोड़ा भिन्न हो, वही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? कुल 6 भाषाएं हैं, याद रहे। शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में कितनी है? 6। शुरुआत कभी हुई? 2004 में, ठीक है, याद रखना। 2004 में 4 और 2 6, ऐसे याद रखना। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं हैं। अब ये परीक्षा में हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। एक तो ऐसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो आप बता दोगे। लेकिन इसके अलावा प्रश्न ये पूछा जा सकता है 8वीं अनुसूची की किस भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मैंने वो सारे लिख दिए हैं। सबसे पहले तमिल भाषा को 2004 में, फिर उसके बाद संस्कृत को 2005 में, फिर उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और 2014 में ओडिया भाषा को दिया गया। इस तरीके से ये 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये हमारी जो संविधान के मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी उनका वर्णन हमने बड़ी बारीकी से किया है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको 8 अनुसूचियां याद हो गई होगी। अभी हम पढ़ते हैं अगली अनुसूची। हमने अभी तक मौलिक संविधान की जो 8 अनुसूचियां थी उनका अध्ययन किया। अभी हम जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई संविधान में उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो पहले मैं इनके बारे में आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में इनको लिखना ताकि आपके लिए इजी रहे। देखो 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। मैंने आपको बताया था तरीका भी याद करने का। तो देखो किस तरीके। सबसे पहले एक 9वीं अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, बनकर तैयार हो गया था 1949 में। 1950 में तो हमारे देश के जो हालात थे, क्योंकि अंग्रेजों ने सब कुछ शोषण वैसे ही कर रखा था, हालात ऐसे बिगड़े हुए थे, तो डेवलपमेंट चाहिए था। उस समय जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदारों के पास क्या थी, बहुत सारी जमीन थी। कुछ में वो खेती करते थे, बाकी जमीन ऐसी पड़ी रहती थी। तो सरकारों ने क्या किया, उनकी जमीनों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया अपने डेवलपमेंट के लिए, फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए। इस तरीके से वो उनकी जमीनों को अधिग्रहण करने लग गए। तो ये क्या है, हमारे मूल संविधान में उल्लेखित किया गया मौलिक अधिकारों का। तो वो हमारे एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या हनन हो रहा था, लेकिन सरकार ने अपने समाज के, संपूर्ण समाज के विकास के लिए उन जमीनों का क्या कर रही थी, अधिग्रहण कर रही थी। तो इसलिए 9वीं अनुसूची उस समय जोड़ी गई थी। इसलिए जोड़ी गई भूमि सुधार से संबंधित ये कानून था। तो ध्यान रखना कि मेरे, इसको याद कैसे करोगे 9वीं अनुसूची, कि मेरे पास 9 एकड़ जमीन है, ठीक है, मेरे पास 9 एकड़ जमीन है। तो 9 एकड़ जमीन है तो एकड़ भूमि, यानी 9वीं अनुसूची वो भूमि सुधार से संबंधित है। पहले इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती थी, लेकिन 2007 में कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति की जमीन है वो हड़प नहीं सकते, यानी उनका अधिग्रहण नहीं कर सकते, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी अब व्यक्ति न्यायालय में इस अनुसूची के खिलाफ बोल सकता है या अपनी याचिका है वो दायर कर सकता है। इसको देखो कैसे याद करो, पहले मैं इनका क्रम बता देता हूं आपको। 9, 10, 11, 12 याद रह जाएगी। सबसे पहले पहली अनुसूची यानी 1 जोड़ी गई थी। 8 अनुसूची के बाद 1 जोड़ी गई थी, यानी पहले संविधान संशोधन के द्वारा।
अनुसूची संविधान संशोधन वर्ष और संबंधित यानी किससे संबंधित है। पहली अनुसूची जोड़ी गई 1, तो इसलिए पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। नंबर 2, किस वर्ष जोड़ी गई, लागू होने के ठीक 1 वर्ष बाद, लागू होने के ठीक 1 वर्ष बाद 1951। आप इनको तारीखों को याद करने के लिए क्या करना, एक साइड में पहले 1919 लिख देना, ठीक है, याद हो जाएगा। तो ये 1951 में जोड़ी गई। अब आ जाओ 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 52। सर कैसे याद करें, 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ 2 लिख दो। 10 का आधा क्या है, 2 का 10 में भाग देते हैं, कितने आते हैं 5, यानी ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई। याद रह जाएगा, 1919 लिख रखा था, 5 यहाँ आ गया और 8वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसलिए 1985 राजीव गांधी के काल के समय। इनके विषय भी बताऊंगा मैं। अभी नंबर 11, 10 के बाद क्या आता है 11, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो ध्यान रहे 5 और 2 7, 2 के बाद क्या आता है 3, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कब, 1993 में। कब जोड़ी गई, 1993 में। याद रह जाएगा, 19, 8 के बाद 9, 11वीं और 12वीं एक साथ जोड़ी गई। कई बार कक्षाओं में 1992 93 भी मिलता है, लेकिन आप ये भी सही है। तो 1993 में। अब आती है 12वीं अनुसूची। 12, 11 के बाद 12, 73 के बाद क्या आता है 74, यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भी कब जोड़ी गई थी, 1993 में। ये था इनकी संविधान संशोधन और इनके वर्ष जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। देखो 10, ये फर्स्ट ग्रेड में भी एग्जाम आया था। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो द याद रखना, दल बदल से। हमारे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि दल बदल कानून इसलिए लाया गया था कि 1960 और 70 के दशक में आयाराम गयाराम जो मुहावरा है वो इसी राजनीतिक व्यवस्था के कारण चरितार्थ हो रहा है आज के समय। और आज के समय आप देख रहे होंगे किस तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि ये लाया गया था सही तरीके से यूज करने के लिए, लेकिन इसका वर्तमान के समय में ये दल बदल कानून ही राजनीतिक व्यवस्था की गले की फांस बना हुआ है। अब इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। तो दल बदल कानून है, इससे संबंधित परीक्षा में बहुत बार डीपली क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आरएएस या पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम देते हैं उनमें। तो 10वीं अनुसूची दल बदल, द याद रखना, दल बदल से संबंधित है। इसमें क्या योग्यता निर्धारित की गई, यानी किस व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी योग्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी, यानी वो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो कैसे, यदि कोई व्यक्ति ए पार्टी का व्यक्ति है, यदि वो बी पार्टी में जाता है, ठीक है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। नंबर 2 चीज, यदि संसद में कोई विशेष बहुमत में मत देना हो किसी विधेयक पे, और वो अपनी पार्टी को बिना बताए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। या फिर अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट डालता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। और जो निर्दलीय उम्मीदवार जो निर्वाचित होते हैं, यदि वो किसी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं तो उनकी भी सदस्यता क्या है, समाप्त हो जाती है। नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं 12 और 2, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, वो यदि 6 महीने के अंदर सदस्यता लेते हैं तो ठीक है किसी पार्टी की। यदि 6 महीने हो जाते हैं और उसके बाद यदि किसी पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो उनकी भी सदस्यता क्या है, वो समाप्त समझी जाती है। लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं, वो ध्यान रखना, यही पूछे जाएंगे परीक्षा में। पहला अपवाद, यदि किसी भी पार्टी का सदस्य यदि पीठासीन या अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाए, जैसे लोकसभा अध्यक्ष में यदि किसी विपक्ष पार्टी का या किसी दूसरी पार्टी का सदस्य चुन लिया जाता है अध्यक्ष के तौर पे, तो वह अपनी निष्पक्षता, यानी जिस कुर्सी पे वो बैठा है उस निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, उस पद को बनाए रखने के लिए वो अपनी पार्टी का पद त्याग कर सकता है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो वापस अपनी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, यानी उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। नंबर 2 चीज, 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 91 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 2/3 सदस्य, यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य यदि किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है।
ये दोनों अपवाद आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि शायद आपके अनुसूची समझ में आ गई। एक चीज़ और, बड़े बड़े जो संविधान है, देश हैं, संविधान निर्मित देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ यदि किसी पार्टी का सदस्य यदि विपक्ष में भी मत देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। ये हमारे जैसे विशाल देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस दल बदल प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि गांव का विकास होगा तभी क्या होगा? देश का विकास होगा। तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखना। भारतीय संविधान में भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 में वर्तमान समय में दिल्ली, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था है। याद रहे, इस प्रश्न को याद रखना। दिल्ली, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़ के, केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है, बाकी 3 राज्य हैं, इनको छोड़ के संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसको याद करने का सूत्र है DNM 2। DNM होते हैं ना नर्स, जो मेडिकल में होते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में, DNM 2। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। याद रह जाएंगे। 1 और 1 2 कौन से भाग में? 9वें भाग में। तो 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था को अपने क्षेत्र में काम करवाने के लिए। अब आती है 12वीं अनुसूची, जिसे जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, जो स्थानीय स्वशासन या नगरीय स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगरीय स्वशासन से संबंधित है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 क में किया गया। याद रखना, प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा भाग 9 क किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, नगरीय स्वशासन से। और भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? 18 विषयों का इसमें उल्लेख किया गया। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये जब हम पंचायत वो पढ़ेंगे तब आगे इसके बारे में गहनता से जिक्र करेंगे। इसको कितनी जगह? 18 विषय। तो याद कैसे करोगे? 2 से कम 1, 9 से कम 1, 18। यानी नगरीय 12वीं अनुसूची है, उसमें नगरीय स्वशासन को कितने विषय दिए गए हैं? 18, और पंचायती राज को दिए गए हैं 29 विषय। इस तरीके से हमारी 12 अनुसूचियां आज कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूं अनुसूची का यह टॉपिक आपके पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते भी रहें। प्रत्येक चीज को गहराई से पढ़ें और एक दूसरे से जोड़ के पढ़ें, ताकि आपको वो सरलता से याद हो। मैं जो बता रहा हूं इस वीडियो को नोट्स में भी आप बनाते रहें। 1-2 बार वीडियो को सुनने से आपके कंठस्थ याद भी हो जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। मैं आशा करता हूं आप वीडियो को पसंद करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।